नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लद्दाख के पास एक चाइनीज हवाई पट्टी की वजह से भारत और चीन आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड के कमांडर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट पर समीक्षा हो रही है। इसी बीच भारत ने चीन की डिप्लोमेटिक घेराबंदी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से बात की। भारत ने 3,488 किलोमीटर की एलएसी पर तैनाती को और मजबूत कर दिया है। भारत में इस वक्त इसको लेकर बेहद गंभीर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कल एनएसए के साथ और सेना प्रमुख के साथ सीडीएस के साथ एक चर्चा की थी। अब यह बताया जा रहा है कि जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी नॉर्दर्न कमांड, जहां की लद्दाख का ये इलाका आता है, वहां पर इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उस पर चर्चा हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से बात की है। यानी डिप्लोमेटिक दबाव बनाने के लिए भी भारत लगातार आगे आ रहा है। चीन और भारत के बीच लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की स्थिति है। आपको डोकलाम विवाद याद होगा, कमोबेश वैसी ही स्थिति मानिए, लेकिन यह इलाका अलग है और हालात थोड़े उससे अलग हैं। लेकिन भारत इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक तैयारियां हैं उसे भी तेज कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के एलएसी उल्लंघन करने के बाद से तनातनी कायम है, लेकिन चीन अब बैकफुट पर है। इस समय चीन के ऊपर चौतरफा वार किया जा रहा है। भारत सैन्य ताकत के साथ चीन के सामने डटा हुआ है। वहीं नैतिक तौर पर डिप्लोमेटिक बातचीत भी शुरू हो गई है। चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। चीन ने पीओके से लेकर नेपाल तक जो साजिश की, भारत ने इन सब का माकूल जवाब देने की तैयारी की। दरअसल चीन भारत की नई ताकत से घबराया हुआ है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत उसकी जगह आर्थिक ताकत न बन जाए। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से बात की थी। चीन ये जानता है कि जापान, अमेरिका, इटली, यूके और जर्मनी के साथ भारत के बेहद अच्छे संबंध हैं। इन सभी देशों का पैसा चीन में लगा हुआ है। ऐसे में चीन को यह डर है कि दुनिया की आर्थिक ताकत के तौर पर भारत उसकी जगह काबिज ना हो जाए। इन सब के बीच भारतीय सेना चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजबूती से तैनात है। ईस्टर्न लद्दाख में भी 3 ब्रिगेड को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। भारत सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी चीन को चोट पहुंचा सकता है और चीन की सारी खलबलाहट इसी वजह से ही है, क्योंकि आप देखिए कोरोना को लेकर जो ये संकट का दौर है उसमें कोई देश इस तरीके का स्टैंड ऑफ करे, इस तरीके से अग्रेशन दिखाने की कोशिश करे, ये सुनकर ही अजीब लगता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। अपने देश को बचाओ, आर्थिक स्थिति को बचाओ। लेकिन चीन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि कई कंपनियां वहां से भारत का रुख कर रही हैं। भारत में एक नई व्यवस्था कायम हो रही है जिसमें नई कंपनियां आना चाह रही हैं और चीन को इससे नुकसान हो सकता है। हमारे साथ मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, अभी इसको लेकर क्या अपडेट है भारत की तैयारियों को लेकर? सुशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब से कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगी वो ये है कि अभी तक आपने मिलिट्री डिप्लोमेसी देखी जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है। साथ में आपने डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी देखी जिसमें राजनीतिक तौर पर यह बात की जा रही है और साथ में जो डिप्लोमेट्स हैं वो बात कर रहे हैं ताकि इस कंडीशन को डाइल्यूट किया जाए। लेकिन तीसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है, वो है इकोनॉमिक ब्लॉकेज, जिसकी वजह से शी जिनपिंग के ऊपर भी वहां के लोगों का प्रेशर है और कोरोना की वजह से जो आर्थिक तौर पर जो चीन को नुकसान हुआ है और उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और इटली जैसे बड़े देश जिनका एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पैसा इस समय चीन में लगा हुआ है, वो भारत का रुख कर रही है। तो ये इस चीन की बौखलाहट की वजह है और यही वजह है कि ईस्टर्न लद्दाख के साथ साथ 3,488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5 जो 4 राज्य और एक यूटी से होकर गुजरती है, वहां पर चीन अलग अलग मोर्चे खोल रहा है ताकि अपनी पावर कल्टीवेशन की वजह से एक बार भारत के ऊपर प्रेशर बना सके और उसको नेगोशिएशन टेबल पर ला सके।
ये हो गई बात एक रणनीतिक तौर पर। लेकिन अब भारत की तैयारी की हम बात बताते हैं सुशांत, खासतौर पे ईस्टर्न लद्दाख का पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में पैंगोंगसो जो लेक है उसका फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाका, जहां पे चीन के करीबन 1000 से ज्यादा चाइनीज पीएलए के जवान तैनात हैं, तो उसी के ठीक सामने भारतीय सेना और आईटीबीपी के करीबन 1500 से 2000 की संख्या में जवान तैनात हो गए हैं। हमारे साथ वो सेना से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस इलाके में सर्व किया है, जो सेना की ताकत को बखूबी समझते हैं। तो जरा उनसे पूछते हैं भारत की तैयारियों को लेकर और इस वक्त की स्थिति को लेकर उनकी सोच क्या है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल रिटायर्ड जे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड जोशी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड शेरू थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। जे सिंह साहब, इस वक्त देश का हर नागरिक ये समझना चाहेगा कि प्रधानमंत्री को अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, सेनाध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करनी पड़ रही है इस हालात को लेकर, तो ये हालात कितने गंभीर हैं और कितने चिंता की विषय है ये? सुशांत, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी जो बात कर रहे हैं एक न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने कई भाषणों में न्यू इंडिया का जिक्र किया है और टीम इंडिया का जिक्र किया है। इसलिए चीन को समझना चाहिए कि इस बार अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो उनको भारी पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक तौर पर ये जो 2-3 जगह पे इन्होंने अग्रेशन दिखाया है, अग्रसर हुए हैं। पहली बात तो मैं लेता हूं नकुला, सिक्किम के अंदर। सिक्किम की बाउंड्री 1890 में फाइनलाइज हो गई थी। सेटल्ड बाउंड्री है अंग्रेजों के बीच में और चाइना के बीच में। तो चाइना को उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने खामखा वहां पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि वहां पे थोड़ा सा 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उधर अपनी पेट्रोल को ले आए। हमने उनका डटकर मुकाबला वहां किया। और दूसरी बात, अब उससे जुदा होके लद्दाख में जहां पर कि ऐतिहासिक तौर पे ट्रेडिशनल बाउंड्री मानी जाती थी, जो ट्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और वहां पे लद्दाख के राजे का उसका शासन चलता था कश्मीर के अंदर। तो मतलब कहने का ये है कि अक्साई चीन से जो एक बड़ी मशहूर कैरावान रूट जाती है काशगर को, जो अक्साई चीन से जाती है, जिसके लिए चीन को बहुत आपत्ति थी कि हमें वो मिलनी चाहिए, नहीं तो हम काशगर जिंगकियांग से लासा कैसे पहुंचेंगे। इसलिए उन्होंने ये सड़क बनानी शुरू की 1951 में। हमारा कसूर है कि हमने उस समय इनको रोका नहीं। अगर रोक देते तो शायद ये मसला होता ही नहीं। पर अभी हमें समझ लेना चाहिए कि ये चाइना का प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि एक तो चाइना को बहुत सारी चुनौतियां आ गई एक साथ। एक तो ताइवान की बात आ रही है, दूसरा हांगकांग की बात आ रही है, तीसरा उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं चाइनीज लोगों के कि हमारे को बताया नहीं जा रहा कि असली हालात क्या हैं। और उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात भी हो रही है। तो चाइना समझ रहा है कि उनको इस परेशानी से दूर होने के लिए डाइवर्शन करना है, इसलिए वो हमारे एलएसी के ऊपर 2-3 जगह पे अपने ट्रूप्स को लेके आए हैं। सर, मेजर जनरल बख्शी भी हमारे साथ हैं। सर, आपके हिसाब से अगर ये प्रेशर टैक्टिक भी है, डाइवर्जन टैक्टिक भी है, क्या इन टैक्टिक्स के लिए भारत की अपनी टैक्टिक्स तैयार हैं? हम कितने तैयार हैं? हालात कितने गंभीर हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक चीज साफ बयान कर दूं। 1962 के भारत में और 2020 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। कोई ये भूल में ना रह जाए, इस भले के में ना रह जाए, ये वही हालत है जो 1962 में है। बहुत फर्क पड़ चुका है। चीन की फौज को आखिरी लड़ाई लड़े 42 साल हो गए। वो they haven't fired a shot in anger। हमारी फौज अच्छी तरह मशक कर चुकी है और 62 के बाद हम 65 का युद्ध लड़े। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 99 में फिर पाकिस्तान को जो है धूल चटाई। भारत की जो सेनाएं हैं बहुत मुस्तैद हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और ऑपरेशनली टेस्टेड है। चीन को किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए कि ये वही जमाना है 1962 का। उनको झटका लग सकता है। वो भी जानते हैं कि स्थिति बदल चुकी है।
देखिए अभी तक केवल वहां पे धक्का मुक्की हुई है। चीन के बॉर्डर पे 1967 के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। एक छोटा सा फायर हुआ था 75 में, लेकिन कोई फायरिंग, कोई काइनेटिक इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये धक्का मुक्की ठीक है, हम भी वापस धक्का मुक्की कर सकते हैं। जो है कंसर्न की बात उस वक्त होगी कि अगर ये काइनेटिक हो जाता है तो फिर चीन की मंशा को बड़े ध्यान से देखना होगा। लेकिन मैं नहीं समझता चीन इस तरफ इस वक्त तमाम फ्रंट इकट्ठे खोलना चाहता है। वो ताइवान से झड़प लेने की कोशिश कर रहा है, वियतनाम से लड़ रहा है, जापान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसके बरखिलाफ साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट्स में डटा हुआ है। और अब अगर वो भारत को छेड़ना चाहता है तो स्ट्रेटेजिक तौर पे मैं समझता हूं ये बहुत नासमझी होगी चीन के लिए। खुद सुन त्जू ने उनको हमेशा हिदायत दी है वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन किस तरफ होगी जी? साउथ चाइना सी, ताइवान की तरफ या भारत की तरफ? अच्छा मेजर जनरल थपलियाल, क्या आपके हिसाब से चीन, अगर हम ये जान रहे हैं कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 वाला भारत उससे बहुत अलग है, हमारी ताकत क्या है, चीन ने भी ये एनालाइज किया होगा, उसके बावजूद अगर वो ये कर रहा है, ये फ्रंट खोल रहा है, क्या वो ये सीरियसली कर रहा है? वो युद्ध तक भी जा सकता है या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी भर है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी देश ऐसी चीज के लिए युद्ध तक जा सकता है। ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है हमारा। अब देखिए, चाइना अंडर प्रेशर है ना बहुत सारी चीजों के लिए। कोरोना वायरस के लिए अंडर प्रेशर है कि तुम्हारी उनकी लैब से निकला ये। उसके बाद वो ताइवान को जो है प्रेशराइज कर रहा है, उधर हांगकांग में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उधर यूएसए उसको प्रेशराइज कर रहा है। इन सब चीज़ों से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने ये चीज़ शुरू की ईस्टर्न लद्दाख में, उससे पहले सिक्किम में, और अब जो गलवान वैली में उसका चल रहा है। उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर एरियाज में, उससे भी उसको परेशानी है, क्योंकि उससे हमको हमारी सेना वहाँ भेजने में सहायता मिलती है जल्दी से जल्दी। जैसे इस टाइम में देखिए आप गलवान में हमने बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी फ़ौज जो है उसके सामने भेज दी है। उससे ज़्यादा फ़ौज वहाँ पर है, हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट है वहाँ पर। तो और फिर उसके अलावा जो रिजॉल्व है हमारा कि हम यहीं डटे रहेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मनीष, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ हैं सर। और मनीष, आप ये जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इस पर भी नज़र रख रहे हैं। आप सरकार को भी देख रहे हैं कि सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं, सरकार इसको कैसे ले रही है। हमारे तीनों एक्सपर्ट एक बात तो मान रहे हैं कि चीन जो है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है। चीन की ये एक डाइवर्जन टैक्टिक हो सकती है, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन कोई युद्ध हो जाए ऐसे हालात नहीं बनने जा रहे। क्या सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है और सरकार क्या करने जा रही है तैयारियों के लिहाज से? सुशांत, ये डोकलाम से बिल्कुल अलग स्थिति है। डोकलाम में भूटान की धरती थी और भूटान के साथ हमारी ट्रीटी थी और इसीलिए फेस ऑफ की कंडीशन थी। लेकिन गलवान का जो इलाका है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो परसेप्शन है चीन की या भारत की, उससे करीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय चीन की जो चाइनीज पीएलए है करीबन 2000 से 3000 की संख्या में वो अंदर की तरफ है। गलवान का इलाका जो 1899 में गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था, वो जो पूरा एरिया है उसमें 3 मेन एपिसेंटर हैं जो कि इस समय फ्लैश पॉइंट है, जहां पे चाइनीज पीएलए के जवानों की तैनातगी बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके अलावा उनके हैवी व्हीकल्स हैं। पहला पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17, और यहां पर आमने सामने भारतीय सेना तैनात है। गलवान इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलवान का ये जो वैली है वो दरअसल गलवान जो नदी है वो श्योक में आके मिलती है, और ये डीएसडीबीओ रोड यानी दुर्बुक श्योक डीबीओ रोड जो कि 255 किलोमीटर की है। सुशांत, पहले के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप नहीं हुआ था तो उस दौरान यहां पर जाने के लिए करीबन 22 से 23 दिन लगते थे, लेकिन अब ये पूरा सफर लेह से करीबन 12 घंटे का हो गया है। और तांगसे में जहां पर ब्रिगेड है और साथ में जो आसपास का डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है, इसलिए चीन बौखलाया हुआ है और ये बिल्कुल आमने सामने की कंडीशन है।
आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस समय जो दो कमांडर्स हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और ईस्टर्न आर्मी कमांडर, 3488 किलोमीटर का ये जो पूरी रेंज है ना सुशांत, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसी बात की है कि चीन की हर एक चाल को जहां पे वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है उसको पूरा बैकफुट पे लाया जाए। और इसीलिए इस समय रायसेना हिल यानी साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो रणनीति तैयार हो रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में उसी रणनीति की झलक दिखाई देगी। और सुशांत, यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर से जब बात की तो उन्होंने इस बारे में भी सांकेतिक तौर पर बात की, यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जहां भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट हैवी है, आर्मर्ड कॉम्बैट ग्रुप इस समय वहां पर तैनात हैं, और उसके साथ साथ चाहे पेंगोंगसो का एरिया हो जिसमें फिंगर 4 फिंगर 5 का एरिया, भारतीय सेना के जवान आमने सामने हैं, करीबन 250 मीटर की दूरी पर है। पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जहां पर संख्या करीबन 3 से 4 हजार की है चाइनीज पीएलए की, तो उससे ज्यादा भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। जनरल सिंह, मुझे एक चीज समझाइए, अगर चीन ये स्ट्रैटेजिकली भी कर रहा है और बहुत ज्यादा कोई अग्रेशन न दिखाए, लेकिन अगर ये स्थिति पैदा करता है तो उससे उसका फायदा क्या है और भारत का नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि हम जब ये चर्चा कर रहे हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं कर रहे हैं, देश कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहा है। ये सवाल मेरे से सुशांत सबसे ज्यादा ये जनरल जे सिंह से पूछ रहा हूं सर। देखिए सुशांत, ये 1962 की कहानी मैं आपको दोहराना चाहता हूं। नेहरू साहब ने कहा था कि इनको खदेड़ दो, थागला रिज से चाइनीज को खदेड़ दो। अब उनको ये नहीं पता कि उनकी फौज के पास ना हथियार है, ना कपड़े लते हैं, ना खाने पीने का एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन हुक्म दे दिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो अभी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ग्रुप की मीटिंग की है उसमें अपने आप को एकदम ब्रीफ करवाया गया है कि ग्राउंड की हालात क्या हैं, हमारी काबिलियत क्या है और हम किस तरह से कितनी तैयारी में हैं। और अब हम तैयार रहेंगे किसी भी हालत में। हम कश्मीर और चाइना की कोई भी हम वार्तालाप को नहीं मानेंगे। जैसे उन्होंने पीछे धोखा दिया था कि हम डिस्कशन में सॉल्व करेंगे, लड़ाई नहीं होगी। हमें हर हालत में स्कर्मिश के लिए तो तैयार रहना चाहिए और उसके आगे फिर देखेंगे जैसे हालात बनते हैं। तो आप ये कह रहे हैं हो सकता है युद्ध जैसे हालात भी बन जाएं? अगर हमें जरूरत पड़े तो हम अपने देश की रक्षा के लिए हम तैयार हैं और हमारी फौजें और एयरफोर्स सक्षम हैं कि हम अपने देश को डिफेंड कर सकेंगे। ठीक है जनरल बख्शी, क्या आप मानते हैं कि युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं? और ऐसे में जो अभी कोरोना काल में आर्थिक संकट भी देश झेल रहा है, क्या हमारी तैयारी पूरी है कि हम ऐसी किसी स्थिति से निपट सकें? देखिए, ऐसा है कि चीन इस वक्त एक सीज मेंटालिटी में है। चारों तरफ से कोरोना के मारे दुनिया उसको घेर रही है, रिपेरेशंस की बात हो रही है और सैंक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि कोरोना उसके यहाँ से शुरू होके पूरी दुनिया को संक्रमित किया है। दुनिया की इकोनॉमिक व्यवस्था नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं तो चीन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 1000 इंडस्ट्रीज हैं जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। 1000 इंडस्ट्रियल फॉर्म्स वहां से बाहर आना चाहती हैं, जापान की, साउथ कोरिया की, अमेरिका की, इत्यादि इत्यादि। और वो सब लोग जगह ढूंढ रही हैं भारत में, वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया वगैरह में। और आप देखेंगे कि इन तमाम देशों के खिलाफ जहां ये इंडस्ट्रीज आ सकती है, चीन बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है। कल ही चीन के शी जिनपिंग साहब ने वहां अपनी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बोला, बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज, वर्स्ट केस कंटिजेंसीज एंड बैटल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाओ। मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक यही शब्द, यही अल्फाज शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी सेनाओं को बोले होंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी एंड बैटल प्रिपेयर्डनेस बहुत ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। कोरोना ने काफी हमारा नुकसान किया है। अब हमको जल्द से जल्द अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और मिलिट्री बिल्डअप को फिर से दोबारा किक स्टार्ट करना होगा। और जो हमारे पास है इस वक्त पर्याप्त है किसी भी स्किर्मिश, किसी भी लोकल लेवल एस्केलेशन से डील करने के लिए।
और चीन की हालत इस वक्त नहीं, लेकिन सर एक चीज ये भी बताइए सर, ये भी बताइए, अगर चीन की स्ट्रैटेजी यही है कि वो हमें युद्ध के हालात में लाए और जो हमारी अर्थव्यवस्था को अभी चोट पहुंची हुई है कोरोना की वजह से वो और इतनी ध्वस्त हो कि यहाँ कंपनियां आना ही ना चाहें, तो क्या हम उसी दिशा में नहीं जाएंगे जहां वो ले जाना चाह रहा है? तो चीन की इकोनॉमी आप क्या समझते हैं, बच गई है? उसको भी तो ठेस पहुंची है, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है। और जो दो देश जो सबसे जल्दी इससे निकल सकते हैं शार्प वी शेप्ड रिकवरीज में, वो है चीन और भारत। ये कंपटीशन तो है ही। अब हम कोरोना का रोना लेके सारी जिंदगी थोड़ी ना बैठे रहेंगे। जनरल थपलियाल, क्या अगर स्ट्रैटेजी यही है कि भारत को इतना नुकसान पहुंचाओ युद्ध की वजह से या युद्ध जैसे हालात की वजह से कि यहां पर कंपनियां आना ही ना चाहें, क्या इसको लेकर क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो आप बता रहे हैं। इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। पर सर, जब तक युद्ध नहीं होगा सारे सवाल हाइपोथेटिकल ही होंगे ना सर। हम नहीं, पर देखिए ना, जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि मिलिट्री, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल तीनों चीज विंग जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं इस टाइम में। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे कि 1962 में हुआ था। वो बहुत उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा इसका तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, लेकिन जो इस टाइम करने वाली चीज है दैट वी मस्ट नॉट ब्लिंक, you know, we must stay put there, we must stare the Chinese dragon in the eye. ठीक है जनरल जे सिंह, आप तो सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, अगर आपके सामने ये स्थिति हो कि एक तरफ चाइनीज फौज वहां खड़ी दिखे और दूसरी तरफ चीन जो है वो अपने लोगों को भारत से निकालने की कोशिश करता दिखे और वहां की जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स वो ये सफाई देती दिखे कि भाई हम इसलिए लोगों को नहीं निकाल रहे कि वहां पर कोई आपात स्थिति है, हम बाकी जगहों से भी लोगों को, अपने लोगों को निकाल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? सुशांत, सबसे पहले हमारे लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपने चाइनीज रेजिडेंट्स को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमने इससे पहले वुहान एरिया से और उनके हुबे प्रोविंस से अपने इंडियंस को वेकेट करवाया। तो इससे ये अंदेश नहीं कर सकते, हम अंदेशा नहीं है कि ये लड़ाई की तैयारी हो रही है। लड़ाई की तैयारी ऐसे जैसे दिवाली होती है वैसे नहीं पटाखे बजाते। इसके लिए बहुत माल इकट्ठा करना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स करना पड़ता है, आर्टिलरी मूवमेंट करनी पड़ती है, डंपिंग करनी पड़ती है और उसके सिग्नेचर होते हैं जो विशेषज्ञ देखते रहते हैं। इस समय ऐसी कोई हालात नहीं है, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो बोला है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनारियो, तो उसका ये मतलब है कि हमको चुनौतियां बहुत सारी हैं और हमको उनके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये आदेश नहीं है कि हम लड़ाई में जाने वाले हैं और इसलिए लड़ाई का तैयारी करना है। अगर लड़ाई करना है तो प्रायोरिटी नंबर 1 वो करेंगे ताइवान की तरफ। इधर तो पहाड़ों में वो मारे जाएंगे, यहाँ पे तो हम बहुत स्ट्रांग हैं। अभी हमारी फौज जो है बिल्कुल सक्षम है, हमारे पास सब वेयरविदॉल है कि उनको उनके दांत खट्टे करे। तो चाइना भी जानता है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना की अंदरूनी हालत, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अंदरूनी हालत जी जिनपिंग की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है जो 3 महीने पहले थी। तो अभी उधर भी हरकत हो रही है कि जो चीनी लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि हम लोग किस हालत में हैं, क्योंकि कहीं पे लॉकडाउन हो रहा है, कहीं पे 50,000 मौतें बताई जा रही हैं ओवरनाइट। मतलब स्थिति ये सर, जैसे जब भी इमरान खान पर दबाव बने, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पे दबाव बने, वो कश्मीर रोने लगते हैं, वैसे ही चीन जो है अभी चूंकि इस दबाव में है तो वो भारत के साथ ऐसी तनातनी की स्थिति दिखा रहा है ताकि वो सवाल से बच सके जो वहां के नागरिक पूछ रहे हैं। मैं इस पर लौटूंगा सर, एक छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि चीन स्ट्रैटेजी के तहत कर रहा है, जो हमारे तमाम मेहमान इस पैनल में कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत चीन की हरकत है अपने लोगों के सवालों से बचने के लिए, जो हालात बन रहे हैं उनसे बचने के लिए, और भारत में कंपनियां ना आ जाएं इस खतरे को भी देखते हुए चीन ऐसी हरकत कर रहा है। जनरल जीडी बख्शी, ये बताइए कि जैसा अभी
जनरल सिंह कह रहे थे कि जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो सीधे कश्मीर कश्मीर करो, लोग पूछना ही भूल जाएंगे, वैसे ही अभी भारत भारत करो तो चीन में सवालों से पीछा छूट जाएगा क्या? देखिए, चीन इस वक्त दबाव में है, मानसिक दबाव की स्थिति में है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में है। हांगकांग में उसके खिलाफ बगावत हो रही है, शिनजियांग में तो बहुत पहले बगावत हो चुकी थी, तिब्बत में अनरेस्ट है, और ताइवान से उसका जो है कुत्ते बिल्ली का वैर है बिल्कुल। और बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगला साल है 2021, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां साल। बहुत सारे चीनी फौजी कमांडरों का ये कहना था कि 100वें साल में जो है चीन को ताइवान पे हमला करके बिल्कुल तबाही कर देनी चाहिए थी। कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो उसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया पे चढ़ाई करेगा, और जो पिछले लग्गू है चीन का पाकिस्तान, वो हमारे लिए कुछ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगा जम्मू कश्मीर में। तो ये एक सिनेरियो है। अब उसके चलते चीन कितना करने की हिमाकत करेगा ये देखने की बात है। मैंने आपको बताया कि हाँ, जैसे जनरल वीके सिंह कह रहे थे, दोनों फौजें आमने सामने बैठी हैं तो क्या, धक्का मुक्की होगी तो क्या? कंसर्न का सवाल होगा अगर ये धक्का मुक्की से काइनेटिक जाए, अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हो, जो कि पिछले 1967 से मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ। काइनेटिक अगर ये टर्न करता है तब थोड़ा कंसर्न की बात है। और अगर वो भी हो जाता है तब भी भारत की सशस्त्र सेनाएं काफी सक्षम है जवाब देने में, अपने आप को टू गिव बैक एज मोर देन व्हाट वी कैन गेट। ठीक है, ये किसी को कोई डाउट में नहीं रहना चाहिए जी। ये देखिए, ये आप लोगों ने बार बार इस कार्यक्रम में शुरू में ही कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। जनरल वीके सिंह आए, उन्होंने भी कहा ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है, और ये चीन को भी मैसेज गया हुआ है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए, ये जानकारी आपको मिल पा रही है कि सरकार में इसको लेकर क्या समझ है कि ये गलवान का इलाका ही क्यों? देखिए, रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये गलवान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। समरलुम्पा, ट्रिग हाइट, देप्सांग, जहां पे 2013 में चाइनीज पीएलए ने टेंट लगा दिया था और फिर सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो वापस गए थे, और उसके साथ में ही ये गलवान का एरिया है जो कि अक्साई चीन से होता है। अक्साई चीन वही जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी जिस बात को कहा था कि चीन ने इसे कब्जा कर रखा है और ये भारत का हिस्सा है। आप समझ लीजिए कि यहीं से आने वाली ये गलवान रिवर सीधा श्योक में आके मिलती है, और श्योक में जो डीएसडीबीओ रोड है उसके ऊपर जो हाल ही में जो ब्रिज तैयार हुआ था वो एक स्ट्रेटेजिक रोड है। अगर चीन यहां पर बैठता है तो वो प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कारगिल के युद्ध के दौरान में कारगिल से ले जाने वाला जो मेन हाईवे था उसके ऊपर पाकिस्तान ऊपर से फायर करा था। आप ये समझ लीजिए दबाव बनाने की रणनीति है, और ये महज दबाव ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा है। इसीलिए सरकारी जो इस समय जो आप समझ लीजिए साउथ ब्लॉक या सीनियर ऑफिशियल्स और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज हैं वो बिल्कुल पुख्ता तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि गलवान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने से ये नहीं है कि भारतीय सेना किसी भी तरीके से बैकफुट पे रहेगी, बल्कि आमने सामने फेस ऑफ की कंडीशन बिल्कुल बरकरार रहेगी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेज, डिप्लोमेटिक चैनल, ये सभी तौर पर रणनीतिक तौर पर चीन को घेरा जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे चीन जैसे पीओके पाकिस्तान को घेरा गया मौलाना मसूद अजहर के नाम पर, और उसी तरीके से चीन भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक तरफ नेपाल से लिपुलेख का मुद्दा और काला पानी का मुद्दा उठवा रहा है, तो वहीं पीओके की तरफ से जो अभी इस समय डैमर पाशा डैम है उसको उसने साइन किया है। तो भारत को घेरने की तैयारी है, प्रेशर बिल्डअप करने की तैयारी है, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और साथ में भारतीय वायुसेना की पूरी तैयारी है कि मिलिट्री जनरल से एक बात समझाइए इकोनॉमिक कि जो स्ट्रैटेजी के लिहाज से हम बात करें, भौगोलिक स्थिति में करगिल में हमने देखा था कि पाकिस्तान को एक बेनिफिट यह था कि वो ऊंचाई पर थे और हम नीचे थे, और फिर भी हमने वो जीत तो हासिल की। यहां चीन को कोई स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें भौगोलिक तौर पर कोई फायदा है, भारत को फायदा है, स्थिति क्या है सर वहां पर? सुशांत, कैन आई कमेंट? जी सर, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी रणनीति ये है कि जो श्योक नदी है उसके साथ साथ जो हम रोड बना रहे हैं, और रोड बन चुकी है, और दौलत बेग ओल्दी में हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, वहां पे हवाई अड्डा भी है ना। चाइना, अगर हम लोग ये इनके खिलाफ अपनी फौज
अभी नहीं लाते यहाँ पर, तो ये शायद आगे बढ़ के शोक नदी के किनारे तक पहुंच जाते, क्योंकि इनका ये स्ट्रैटेजी रहा है कि पहले एक कदम लो और अगर कोई कुछ नहीं कहता तो फिर दूसरा लो और तीसरा लो और आगे बढ़ो। तो हमने जो डोकलम में भी किया और यहाँ भी किया, ये काबिल तारीफ डिटरेंस है। चाइना को पता है कि अभी तो धक्का मुक्की है और अगर गोलियां चलती हैं तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। हम नहीं चलाएंगे लेकिन जवाब अच्छा देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इनको, चाइना को एक और डर है। सामने काराकोरम पास आता है दौलत बेग ओल्दी से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद चाइना को जो पाकिस्तान ने एक शख्सगाम का वैली का एरिया दिया है, वो कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है। तो चाइना को डर है कि अगर हम यहाँ मजबूत हो गए तो अब हमारी आंख जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है और उसमें गिलजित हुंजा आता है और शख्सगाम भी आता है। तो उनको डर है हम शख्सगाम को भी क्लेम करेंगे। तो चाइना के लिए बड़े प्रॉब्लम है। हम अपना बिल्कुल सक्षम तरीके से हम तैयार हैं और हम बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, जिम्मेवार और जवाबदार देश हैं और हम दुनिया को दिखा रहे हैं ना ही कि हम कोरोना से जीतेंगे, पर हम ऐसे चुनौतियों से भी जीतेंगे। जनरल बख्शी, एक बात बताइए, जब हम ये कहते हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है, तो इसी में एक कंपैरिजन ये भी होता है कि ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी वाला भारत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करना जानता है, एयर स्ट्राइक भी करना जानता है। तो चीन जब रणनीति बना रहा होगा तो ये नए मोदी वाला नया भारत, ये भी उनके दिमाग में होगा क्या? अगर वो इसको कैलकुलस में नहीं लेते हैं, वो भारी भूल कर रहे होंगे। चीन बहुत प्रैग्मेटिक कंट्री है। निश्चय कर आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि चीन ने ये सारा कैलकुलस में अपने लिया होगा। और देखिए, जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, चीन ने क्या किया? धक्का मुक्की करी, कुछ एक्सरसाइजेस करी, शक्लें बनाई, फेसेस बनाए, दैट्स ऑल। 41 साल हो गए इस फौज को असली लड़ाई लड़े, चीन की फौज को। जबकि हमारी फौज आज एक बहुत कॉम्बैट टेस्टेड आर्मी है, नेवी एयरफोर्स है और हम लोग बहुत सक्षम हैं पलटवार करने में, जवाब देने में, ईंट का जवाब पत्थर से देने में। ये चीन को बिल्कुल सोच कर समझना और चलना होगा कि ये एस्केलेशन लैडर पे पांव रखने के पहले वो जरूर 10 बार सोचेंगे, वो जरूर 10 बार सोचेंगे। मैं नहीं समझता कि वो धक्का मुक्की से आगे जाएंगे, लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो भारत पूर्ण रूप से तैयार है। जनरल तपलियार, एक बात ये भी बताइए कि हमने डोकलाम में देखा था कि जो बातचीत हुई उसके जरिए कैसे मसले को सुलझाया गया। अभी अगर ये तनातनी की स्थिति बन गई, उन्होंने सैनिक खड़े किए, हमने कर दिए, क्या यहीं तक मामला रुक जाएगा या बैक चैनल टॉक्स जो होती हैं उनका इम्पैक्ट भी होगा और उसमें क्या किया जा सकता है? अल्टीमेटली तो ये जो चीज़ रिजॉल्व होगी ये डिप्लोमेसी से ही होगी। ये चीज़ लड़ाई से रिजॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़ाई जो है वो उसका एक बारी वो शुरू हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इसका रेजोल्यूशन डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइम पे मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली तीनों विंग जो हैं वो एक साथ हैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस लिहाज से हम मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चाइनीज़ गलवान में आ गए, 1962 में भी आए थे, लेकिन इस बारी उनका एम फ़र्क है। इस बारी उनका एम ये जो हमारी शोक नदी के साथ साथ जो रोड डीबीओ तक बनी है उसको कट करने का है, ताकि हमारा जो रसद है, हमारे सिपाही हैं, वो डीबीओ सेक्टर में ना जा सके। ये एम है उनका। लेकिन अभी हमने उनके आगे डिप्लॉयमेंट कर दिया है, उनका ये प्लान फेल हो गया, अभी नहीं जा सकते हैं वो वहाँ। तो अभी उनका वहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। वो बैठे रहे, हम भी बैठे रहेंगे, उससे कोई ना उनकी कोई चीज़ रिजॉल्व होगी ना हमारी कोई चीज़ रिजॉल्व होगी। लेकिन चाइनीज़ के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, व्हाट वर्क्स इज दैट वी हैव टू लुक द ड्रैगन स्ट्रेट इन द आई एंड नॉट ब्लिंक। ठीक है
जनरल जे सिंह, क्या ये वही स्थिति है कि बैठो देखते हैं, तुम कितनी देर बैठते हो, हम भी देखते हैं, हम भी बैठने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं, हमारा नाश्ता पानी भी सब है, तुम भी बैठो हम भी बैठेंगे? ये सुशांत कहने का मतलब यही है कि इंडिया प्रिंसिपल पे लड़ता है। चाइना ने अपने गोल पोस्ट बदली क्यों किए? 1956 की लाइन पे क्यों नहीं रहे? 1960 की लाइन पे क्यों नहीं रहे? 62 की वॉर के बाद जहां पीछे गए, अरुणाचल में तो पूरा ही पीछे चले गए, यहाँ जहां रुके हैं उससे अभी आगे क्यों आना चाहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि इनकी नीयत खराब है, हमें इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती होगी अगर इनके हम बातों में हम इनके बातों में आ गए तो हमारा जो एम है वो पूरा नहीं होगा। हमें हर समय हर हालात में अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर इसमें वो स्कर्मिश शुरू करते हैं, स्कर्मिश का मतलब है लो स्मॉल स्केल वेपन्स के साथ बॉर्डर पे लोकल क्लैश, अगर वो चाहते वैसा है जैसे 67 में इनके दांत खट्टे किए थे, इनको पता ही नहीं लगा कि इंडिया की मीडियम आर्टिलरी कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इनकी बहुत ज्यादा तादाद में इनकी कैजुअल्टीज हुई, अब भी वो भूले नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, चाइनीज को अपना जो ये सेल्फ इमेज है, उनकी जो अपनी प्राइड है, वो उस पर धक्का लगे तो बड़ा उनको बुरा लगता है। हो सकता है डोकलम में ऐसा हुआ और उनको अभी तक वो हजम नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान प्रिंसिपल पे लड़ता है। हमारे देश ने हमेशा किसी और देश की तरफ बुरी नजर से देखा नहीं, तो हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे और अपनी हिफाजत भी डट के करेंगे। जनरल बख्शी, एक बात बताइए, एक तो ये तस्वीर है, तुमने फौज खड़ी की, हमने फौज खड़ी कर दी, तुमने इतने खड़े किए, हमने इतने खड़े कर दिए, लेकिन बातचीत जो है वो पीछे पीछे चलती रहती है, जिससे रास्ता निकालने की कोशिश होती है। उस बातचीत में आप किसी और मुल्क का किरदार भी देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग ये बायलैटरल इशू समझते हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। मैं नहीं समझता किसी और मुल्क का कोई वजूद है कि वो बीच में टांग अड़ाए। हाँ, ये बैक चैनल टॉक्स चलती है। बैक चैनल टॉक तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जहां मिलिट्री फेस ऑफ होता है, बैक चैनल टॉक्स भी शुरू हो जाती हैं। हमारे डिप्लोमेट्स को भी अपना तनख्वाह कमानी है और वो मामले में 72 दिन तक स्टैंड ऑफ चला और उसके बाद बैक चैनल टॉक से डिफ्यूज कर दिया गया। आखिरकार एक बड़ी बायलैटरल मीटिंग हुई शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में, जिसमें ये इशू रिजॉल्व हुआ था। अब ये फिर चुलबुली कर रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं। देखिए, दो वजह है। एक तो इनको माथे पे पसीना आ रहा है कि भारत ने साफ कह दिया है कि जो हमारा क्षेत्र है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हम वापस लेंगे। इनकी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा? दूसरी बात, ये जो है पाकिस्तान को भी कहना चाहते हैं कि तुम भी इस वक्त उछलो। कोरोना के टाइम सारी दुनिया का जो है, सारी दुनिया की तवज्जो कोरोना से लड़ने में है। केवल दो देश हैं जो ऐसा उछक रहे हैं, एक है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, और ये मिली भगत में काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों पे दबाव है, दोनों के ऊपर टेंशन है, दोनों में सीज मेंटालिटी है। खासकर चीन में तो कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा है जी। लेकिन जिस दर्जे का ये मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहे हैं तमाम फ्रंट पे, ये लगता है कि कुछ प्री मेडिटेटेड है। ठीक है मनीष, ऐसे में ऑफ द कफ नहीं है। ये फौज के सामने फौज खड़ी कर देने के अलावा ये बैक चैनल टॉक्स जिसको हम कह रहे हैं, उसको लेकर भारत क्या कर रहा है? किस तरीके की का प्रेशर बनाने के लिए भारत कोशिशें कर रहा है? देखिए सुशांत, एक बात आप समझिए, यहाँ पर जब आप चाइना का जिक्र करते हैं तो चाइना जो पीओके है, पीओके को भी आप समझ लीजिए कि वहां पर चाइना का इतना पैसा लगा है और साथ में नेपाल में इतना पैसा लगा है, इसीलिए इस समय चाइना के मन मुताबिक ही पीओके और साथ में नेपाल बात कर रहा है। तो इसीलिए खासतौर पे जहां इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री की वही टीम जो डोकलाम के समय थी, आपको एस जयशंकर की भूमिका याद होगी, आपको उस दौरान जो आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, उनकी भूमिका याद होगी, और ये सभी भूमिकाओं को जोड़कर खासतौर पे अब दोबारा से वही रणनीति तैयार की जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री फेस टू फेस ऑफ कंडीशन पे है, यानी खासतौर पे जो पैंगोंगसो का फिंगर 4 फिंगर 5 इलाका
है वहां पे आमने सामने है। पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 यानी गलवान के पूरे इलाके में है। श्योक को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। स्ट्रेटेजिक रोड 3488 किलोमीटर पे जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं 76, उसके साथ साथ जो 17 टनल्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, उसको देखा जा रहा है। और जो एक डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि चीन को सबसे ज्यादा बातचीत भी हो रही है, अपने इलाके को बचा के रखने की तैयारियां भी पूरी हैं, और वर्स्ट केस सिनारियो जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही खराब हालात हुए और युद्ध जैसे हालात बने, तो उसको लेकर भी भारत तैयार है। और ये याद रखिए, बार बार हमारे मेहमान भी याद दिला रहे हैं, ये 1962 वाला भारत नहीं, ये 2020 वाला भारत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है,